स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ आपको यमुना छवि। तो हम यमुना छवि पर आधारित जो पद्यांश है उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट सबसे पहले मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ। तो आइए देख लेते हैं पहले पद्यांश को कि पद्यांश में क्या कहा गया है। तो प्रसंग ये है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु जी ने जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का वर्णन यहाँ पर किया है, यानी कि सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। कबहु हो सचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत पवन गवन बस बिम रूप जल में बहुत साजत। तो यहाँ पर चंद्रमा के प्रतिबिंब के बारे में वर्णन कर रहे हैं जैसे कि भारतेंदु जी। तो वो ये बोल रहे हैं कि चांदनी रात में हवा चलने के कारण, यानी पवन गवन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हवा चलने के कारण चंद्रमा का जो, यानी कि जो यमुना नदी का जो जल है वो हिल रहा है और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें हिलता हुआ नज़र आ रहा है और जो अनेक रूपों में सुशोभित हो रहा है। कबहु होत सचन, यानी कि कभी तो वो यमुना की लहरों में हिलती है। जब यमुना की लहरें जो है वो हिलती हैं तो उसमें चंद्रमा की जो छवि है, सत मतलब होता है 100 छवि नज़र आ रही है। और कभी ऐसा लगता है कि चंद्रमा, जो यमुना की जो लहरें हैं उन लहरों के साथ चंद्रमा भी कहीं दूर चला गया है। कबहु हो सत चंद का मतलब है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की जो प्रतिबिंब है वो 100 नज़र आ रहे हैं और कभी ऐसा लगता है कि लहरों के साथ चंद्रमा अदृश्य हो गया है। फिर नेक्स्ट लाइन को देख लेते हैं स्टूडेंट। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले के तरंग की डोर हिडोरानी करत कलोले। यहाँ पर चंद्रमा की गतिविधियों के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि चंद्रमा इस तरह से हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा जो है प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा है, यानी कि जमुन जल लोटत डोले, यमुना के जल में डोलता फिर रहा है। तो कभी ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी जो डोरी है उसको पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा है, यानी कि खेल खेल रहा है। क्या लिखा है? के तरंग की डोर हिडोरानी करत कलोले, यानी कि तरंग की जो डोर है उसको पकड़कर चंद्रमा जो है आनंद क्रीड़ा कर रहा है या किलकारियाँ कर रहा है। उसके बाद है के बाला गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती के अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। यहाँ पर इस तरह से वर्णन किया गया है कि जो चंद्रमा है लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर, यानी कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ रही है। के बालागुणी यानी कि बच्चे के द्वारा उड़ाई गई, उड़ी सोहत उड़ाई गई, आकाश में उड़ाई गई जो पतंग है वो इधर उधर डोल रही है और ऐसी सुशोभित हो रही है। या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रज युवती जल में विहार कर रही है। कि अवगाहत डोलत, कोई ब्रज रमणी यानी कि कोई ब्रज युवती जो है जल में विहार कर रही है। जल में विहार का मतलब होता है जल में स्नान कर रही है। तो कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं जो हैं मूर्त रूप में उपस्थित हो रही है या धारण कर रही है। तो इस तरह से जो भारतेंदु जी ने उस वक्त जब चंद्रमा के प्रतिबिंब को यमुना नदी में देखा तो उन्होंने जो जो कल्पनाएं की, उन्होंने अपनी सारी कल्पनाओं को इस पद्यांश में डाल दिया। कभी उन्हें ऐसा लगता है कि चंद्रमा के जो नदी में 100 प्रतिबिंब नज़र आ रहे हैं, तो कभी उन्हें लगता है कि चंद्रमा लहरों के साथ बहुत दूर चला गया है और उसकी ऐसी गतिविधियाँ उनके, यानी कि ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोल रहा है और जो तरंग की डोर है उसके साथ किलकारियाँ कर रहा है।
कभी ऐसा लगता है कि कोई जो बच्चा है वो आकाश में पतंग उड़ा रहा है और उसकी जो पतंग है वो इधर उधर उड़ रही है। उसी तरह से पतंग यानी कि जो चंद्रमा है उनको नदी में इधर उधर डोलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कभी ऐसा लगता है उस चंद्रमा को देखकर कि कोई जो ब्रज महिला है वो जल में विहार करती हुई आ रही है या जल में स्नान करती हुई आ रही है। इस तरह से जो है उनकी कल्पनाएं हैं जो कि इस प्रसंग में दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो शीर्षक है यमुना छवि और रचयिता का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो ऐसी अनुभूति हो रही थी कि कवि जब यमुना नदी के जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखता है तो कभी उन्हें ऐसा लगता है कि लहरों पे 100 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तो कभी उन्हें ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है लहरों के साथ बहुत दूर चला गया है, तो कभी उन्हें ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है जल तरंग के साथ हिडोले ले रहा है, किलकारियाँ कर रहा है, तो कभी उन्हें ऐसा लगता है कि एक बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग की अनुभूति होती है। इस तरह से वो चंद्रमा के कई प्रतिबिंब अपनी कल्पना में देखते हैं। उसके बाद है, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो इस पद्यांश में कवि ने यमुना नदी में चंद्रमा के जो प्रतिबिंब के बारे में उस प्रसंग का वर्णन किया है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटट डोले में कौन सा अलंकार है? स्टूडेंट, मैं अलंकार आपको पढ़ा चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको इंडिकेशन यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया था, उत्प्रेक्षा अलंकार की एक विशेषता बताई थी कि जहाँ पर मनु, जनु, मानहु, जानहु ये शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर शुरू में ही मनु यानी कि मानो चंद्रमा जो है प्रेम से परिपूर्ण क्रियाएं कर रहा है, तो मानो शब्द यहाँ आने पर यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर इसके बाद है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या मैंने बहुत अच्छे से कर दी है, जैसा कि ये है, कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत पवन गवन बस बिंब रूप में जल में बहु साजत। यानी कि पवन की हवा के चलने के कारण यमुना का नदी का जो जल है वो हिलोरे ले रहा है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी तो चंद्रमा 100 दिखाई देती है और कभी कभी चंद्रमा लहरों के साथ अदृश्य हो जाता है। तो इस लाइन की ये व्याख्या है और आप एक बार रिपीट करके देख लेना मेरी वीडियो को, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पद्यांश को देख लेते हैं कि नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट पद्यांश। तो इस पद्यांश के पहले मैं प्रसंग के बारे में वर्णन कर दे रही हूँ कि प्रसंग में ये कहा गया है कि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र यमुना की शोभा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, यानी कि यमुना नदी पे जो तमाल के जो वृक्ष अनेक क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है स्टूडेंट। तो आइए पढ़ लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यमुना नदी पर के तट पर तमाल के बहुत सारे जो वृक्ष हैं वो छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुआए। और उनकी जो डालियां हैं वो किनारे पे झुकी ऐसी लग रही हैं जैसे वो पवित्र जल को छूना चाहती हैं। उसके बाद किदो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा। और ऐसा लगता है कि वो यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहती हैं और यह जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा को देखने के लिए उचक उचक कर आगे की ओर झुके हुए हैं, मानो उचक उचक के आगे की ओर झुके हुए हैं। के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। वो परम फल यानी कि यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रही हैं वो वृक्ष। और फिर इसके बाद मनु आतव वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहे। तो वो ये बोल रहे हैं, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे झुके हुए तमाल के वृक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप और गर्मी से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उन्हें छाया प्रदान कर रहे हैं। के हरि सेवा हित नेर रहे निरखी नैन मन सुख लहत। या तो वो ये कह कर रहे हैं कि वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हैं।
उनके तट पर झुके होने के कारण ये भी हो सकता है कृष्ण का दर्शन पाना भी हो सकता है, जिसके दर्शन से मन और आँखों को अत्यधिक शीतलता और सुख की अनुभूति होगी। तो इस तरह से जो तमाल के वृक्ष हैं वो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं यमुना नदी के किनारे पर, कि कभी तो वो बहुत ही यानी कि यमुना के पवित्र जल को छूना चाहते हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं, तो कभी तो वो किनारे को धूप और ताप से बचाने के लिए सिमटे हुए हैं, तो कभी वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, उनकी सुंदर नयन के दर्शन के लिए शीतलता का अनुभव करना चाहते हैं। तो इस तरह से इस पद्यांश में कई क्रियाएं जो है तमाल वृक्ष के द्वारा की गई हैं और भारतेंदु जी ने तमाल के सुंदर वृक्ष का और यमुना छवि का बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए देख लेते हैं इस पर आधारित क्वेश्चंस को। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का शीर्षक है यमुना छवि और कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हैं। तो कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष इसलिए छाए हैं क्योंकि जो वृक्ष हैं वो पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हैं। उसके बाद है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। सो स्टूडेंट, मैंने ये अलंकार भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे क ख ग घ, इन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इस वाले उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले हैं। किधो मुकुर में लखत उचकी सब निज निज शोभा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय ये है कि जो तमाल के वृक्ष हैं वो अपने मुख की शोभा को यमुना नदी में झुककर देखना चाहते हैं और उचक उचक कर यमुना नदी के जल में अपनी शोभा को देखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये वर्णन है और आप वीडियो को रिपीट करके भी देख लेना स्टूडेंट, मैंने वहाँ पर भी अच्छे से समझा दिया है। फिर उसके बाद है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है रेखांकित पंक्ति को, तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। उसके बाद है यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित है। तो यमुना तट पर जो वृक्ष हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो अपने मनमोहक रूप में सुशोभित है। उनकी डालियां जो है किनारे पे झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यमुना के पवित्र जल को वो स्पर्श करना चाहते हैं या उसको छूना चाहते हैं पावन फल की कामना से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं। तो वृक्ष जल के दर्पण में अपनी शोभा देख रहे हैं और शोभा देखने के लिए वो उचक उचक कर आगे की ओर झुके गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं स्टूडेंट। मनु आतप वारन तीर में अलंकार बताइए। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसमें मनु जानू शब्द आते हैं, मानव शब्द आते हैं, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पद्यांश को देख लेते हैं कि नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट, ये है पद्यांश जिसमें कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है उसका अनुभव वर्णन किया है। और ये स्टूडेंट पहला जो अभी मैंने आपको पद्यांश समझाया था उसी से ही रिलेटेड है कि इसमें भी चंद्रमा के प्रतिबिंब का ही वर्णन किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या बोला गया है यहाँ पर। तो बोला गया है मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है और कभी जो है मिटी जात जमुन जल, यानी कि कभी तो दिखाई नहीं देता है, कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता। और यह देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि दो पक्ष आ गए हो। कौन कौन से पक्ष? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और वो दोनों पक्ष जो है यमुना के जल में मिल गए हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि चंद्रमा के दिखाई ना देने पर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण पक्ष आ गया है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता। उसी तरह से जब चंद्रमा दोबारा दिखाई देने लगता है तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया है।
तो यहाँ पर कवि ने कृष्ण पर और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की व्याख्या चंद्रमा के दिखने और छुपने पर की है। फिर उसके बाद है के तारागण थगत लुगत प्रगटत शशि अविकल। शशि मतलब होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्रमा और क्या क्रियाएं कर रहा है कि वो तारागण यानी कि तारों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी तो छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। के कालंदी नीर तरंग जीतो उपजावत। और यहाँ पर चंद्रमा ऐसी क्रियाएं कर रहा है कि ऐसा लगता है मानो यमुना के जल में जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा जो है तितनो ही धरी रूप मिलन हो तासो धावत, उतने ही रूप धारण करके तरंगों से मिलने के लिए दौड़ता रहता है। यानी कि जो यमुना के जल में जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसने ही रूप धारण करके तरंगों से मिलने के लिए दौड़ता रहता है। फिर उसके बाद के बहुत रजत चकई चलत के फुआर जल उछरत। मानो अब ऐसा लग रहा है कवि को कि मानो जल प्रतिबिंब के रूप में जल के जो भीतर है चांदी की कोई चकई चल रही है या जल की फुहारें उठ रही हैं। जो जल में जब एकदम से वाइट जो सफ़ेद फुहारें उठने लगती हैं तो इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कोई चकई यानी कि कोई चरखी चल रही है कि वो जल की फुहार चंद्रमा के रूप में जो वाइट हैं उसकी फुहार उठ रही हैं। के निष्पति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। और उन्हें ऐसा लग रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कि या फिर ऐसा लग रहा है जो चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो उठ बैठकर कई प्रकार की कसरत कर रहा है। तो इस तरह से भारतेंदु जी ने चंद्रमा के प्रतिबिंब का अनुपम वर्णन किया है कि उन्हें ऐसा लग रहा है चंद्रमा कभी तो दिखाई देता है, कभी यमुना के जल में दिखाई नहीं देता। तो उन्हें ऐसा लग रहा है दो पक्ष आगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर उसके बाद चंद्रमा जो है तारों को ठगने के लिए कभी छुप जाता है तो कभी दिख जाता है। और यमुना की जो जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हीं तरंगों को पकड़ने के लिए चंद्रमा उनके पीछे पीछे दौड़ता है। कभी भारतेंदु जी को ऐसा लग रहा है कि जो पानी के भीतर जो है चांदी की कोई चकई चल रही है जिससे फुहारें उठ रही हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता है कि चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो उठक बैठक पानी के अंदर कर रहा है। तो इस तरह से चंद्रमा के प्रतिबिंब का इन्होंने इस तरह से अनुपम वर्णन किया है। तो आइए स्टूडेंट अब इस पर आधारित जो प्रश्न हमसे पूछे गए उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के पाठ यमुना छवि से लिया गया और इसके जो रचनाकार हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट ये जो पद्यांश है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। और रेखांकित पंक्ति जो है वो ये है, मनु जुग पक्ष प्रथच होत मिटी जात जमुन जल के तारागण ठगत लुगत प्रगटत शशि अविकल। इसकी मैंने आपको हिंदी समझा दिया, आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। कसरतें करते कौन दिखाई दे रहा है? तो चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? तो तरंगे जो हैं वो यमुना नदी तरंगे उत्पन्न कर रही हैं जिस पर जो चंद्रमा है उस तरंगों के पीछे पीछे दौड़ना चाहता है। फिर नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन को। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने और छिपने की तुलना कवि किससे करता है? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, क्योंकि प्रतिबिंब के दिखने और छिपने पे कवि ने दो पक्षों से तुलना की है, एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के अदृश्य हो जाने की बात कही है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के दिखाई देने की बात कही है। कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय का वर्णन किया गया है? तो कवि द्वारा यमुना की छवि में चंद्रमा के दिखने और चंद्रमा के छिपने के समय का वर्णन किया गया है। कवि ने चंद्रमा के किन किन रूपों का वर्णन किया है? तो कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब के अनेक रूपों का वर्णन किया है। कभी तो वो दिखाई दे रहा है, कभी वो छुप जाता है। कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया है जिसमें चारों ओर अंधेरा हो गया है, तो कभी ऐसा लगता है शुक्ल पक्ष आ गया है जिसमें चारों ओर उजाला हो गया है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें जा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसकी जो व्याख्या है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है स्टूडेंट। और एक और बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट, मैं जितने भी पद्यांश आपको करवा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। उस पद्यांश की अगर व्याख्या आपको अच्छे से आती है तो उस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हर पद्यांश की जो व्याख्या है उसको ज़रूर समझें। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे अगर आपको काव्यांजलि के पद्यांशों की व्याख्या अच्छे से आती है तो चलिए स्टूडेंट, मैंने ये लेसन भी कंप्लीट कर दिया है। मैं बहुत जल्दी अब नेक्स्ट लेसन जो लिटरेचर हिंदी का है मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।